नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को मनसबदार और जागीरदार पढ़ाए थे और अभी आज जो है हम आप लोगों को जब्त और ज़मींदार पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में जब्त और ज़मींदार टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को मनसबदार और जागीरदार टॉपिक को कवर किए थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक मिनट। हाँ, कह रहा है मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था, जो मेन साधन था, वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसान लोग जो खेती करते थे उसमें जो उपज होता था उससे जो राजस्व वसूला जाता था, राजस्व यानी कि कर, ठीक है। तो वही उसका आमदनी का मुख्य साधन था मुगलों का, क्योंकि उस टाइम उतना बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ सब कह सकते हो उतना नहीं होते थे, ठीक है, जिससे कि वो लोग टैक्स उधर से भी जुटा सके। तो मतलब प्रमुख साधन अगर बोले तो किसानों की उपज से ही था। कह रहा है अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो अधिकतर स्थानों पर जो किसान है वो ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदार जो होते थे, उस स्थान के सरदार या उस स्थान के मुखिया के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब क्या, इनको राजस्व देते थे। मुगल को राजस्व डायरेक्ट नहीं मिलता था, ठीक है, किसानों से, बल्कि मुखिया जो किसान है वो मुखिया को राजस्व देते थे और ये मुखिया जो है वो मुगल को देते थे। तो कह रहा है समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो चाहे वो मुखिया हो या फिर उस जगह के शक्तिशाली सरदार हो, मतलब जिसको कर वसूलने के लिए किसी गरीब आदमी को थोड़े ना दे देगा। तो उसका मतलब कि किसान उसको कर देंगे थोड़ा सा, मतलब कि जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं समाज में, जैसे सरदार हो गया, मुखिया हो गया, ये सब, तो इन सबको कर वसूलने के लिए देते। तो इन सब के लिए एक ही शब्द वो यूज करते, जमींदार, ठीक है ना। जो कर वसूलने के अधिकारी जो अंग्रेज रखते थे उसको जमींदार कहते थे। कह रहा है अकबर के राजस्व मंत्री जो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे, राजस्व कर के मंत्री थे, जो कर को लेते थे, जो कर की देख रेख करते थे, इनको कह सकते हैं। तो टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1750 से 1580 की कलाविधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने क्या किया, 10 साल यानी कि 1750 से 1700 में बोल रही हूँ, 1570 से 1580 कलाविधि के लिए कृषि की पैदावार क्या, कीमत और भूमि मतलब क्या, उसका कितना उग रहा है उस भूमि में फसल, और उस फसल की कीमत कितना है, ठीक है। कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण क्या मतलब कि उन्होंने पैमाइश किया, मतलब कि मापा भूमि को, एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें 3 चीज़ उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने भूमि को अच्छे से मापा, मापने के बाद फिर उसमें देखा उस भूमि में कितने फसल उग रहे हैं और उस फसल को कितने दामों में बेचा जा रहा है, उनकी कीमत क्या है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाया। अब कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के नकद के रूप में कर यानी कि राजस्व, प्रत्येक फसल के जो है नकद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया प्रत्येक फसल का जो थी। मतलब कि पहले ये 3 काम उन्होंने किया, भूमि को नापा, अच्छे से देखा फसल कितने उपज हो रहे हैं फसल का, उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उसकी कीमत कितनी है, ठीक है ना। तो कीमत, इन सब चीज़ों को देख करके तब प्रत्येक फसल पर, ठीक है ना, हर एक फसल के अनुसार कि इस फसल से कितना, मतलब कि इस फसल को बेचने के बाद कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फसल को बेचने के बाद अलग अलग पैसा होता था। तो इसीलिए जो है ना अलग अलग पैसा मिलता था किसानों को, किसी फसल में ज़्यादा बेनिफिट होता था, किसी फसल में कब बेनिफिट होता था। तो नकद के रूप में, तो उस प्रत्येक फसल, हर एक फसल पर नकद के रूप में, नकद यानी कि कैश के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया कि नकद राजस्व, हम आप लोग को बताएं राजस्व को ही कर कहा जाता है, ठीक है ना। तो नकद कर निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया कितना देना होगा। अब कह रहा है प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत जो था राज्य सरकार के अंदर, जितने भी देश के अंदर जितने भी प्रांत थे, सब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा। राजस्व मंडल मतलब एक समझ सकते हैं कि उतना बड़ा अब एक साथ चलाना संभव नहीं है, तो छोटे छोटे राजस्व मंडल यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया उनको। ऐसे समझिए जैसे अभी भारत देश है, वो बहुत सारे
राज्य में बटे हुए, यानी कि 28 राज्य हैं। उसके बाद फिर राज्य के अंदर आपका जिला आ गया। तो उसी प्रकार ऐसे समझिए जो प्रांत है ना, उतना बड़े प्रांत, तो उसको जो है राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। और प्रत्येक के, और जितना भी राजस्व मंडल थे, जितना भी क्षेत्र थे, सबके लिए, जितना भी उस क्षेत्र में फसल हो रहे थे, हर फसल के लिए, जितना भी अलग अलग प्रकार के फसल हो रहे थे, हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, राजस्व दर का अलग सूची तैयार किया गया। ठीक है ना, अब कि कितना कितना कर किस फसल से प्राप्त होगा उसका एक अलग सूची बनाया गया। कह रहा है राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है, और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आप लोगों को जमींदार किसे कहते हैं बता ही दिए, जो गाँव के थी, यहाँ पे जमींदार के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। जमींदार पहले, जब्त और जमींदार दो टॉपिक तो पहले हम आप लोग को जमींदार बताए, उसके बाद फिर जब्त के बारे में बताएं। तो जमींदार जो है आपका, उसको कहते हैं जो, मतलब जमींदार उसको कहते थे जो कर वसूलने का काम करते थे किसानों से। ठीक है ना, ऐसे समझिए। अब आगे आपसे पूछे कि जब्त किसे कहते हैं। जब्त, तो जब्त में आप लोग ऐसे लिखिएगा, आराम से फ्रेश से एकदम अपनी भाषा में आंसर लिखना है। ऐसे लिखिएगा जब्त के बारे में कि जो अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी मैं बताई भी, ये टोडरमल उनके राजस्व मंत्री थे। ये रहा आपका अकबर के दरबार में, अकबर के मतलब राजस्व मंत्री जो टोडरमल थे। तो ऐसे लिखना है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल, राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल का सर्वेक्षण किया। ठीक है ना, पता लगाया उन्होंने, भूमि को मापा, पैमाइश की मतलब कि मापा भूमि को। उसके बाद उसमें देखा कि कितना फसल की उपज होती है और उस फसल का कितना कीमत है, कितना कीमत बाजार में है, मतलब ये पता लगाया। और ये तीनों को पता लगाने के बाद उन्होंने जो कर वसूलना, मतलब हर फसल के लिए, अलग अलग फसल के, हर फसल के लिए, सब फसल के लिए, ठीक है, एक राजस्व का सूची तैयार किया। ठीक है, तो राजस्व वसूली की इसी व्यवस्था को जब्त व्यवस्था कहते हैं। ऐसे करके आपको एग्जाम में एकदम अपनी भाषा में लिखना है। तो इसी व्यवस्था को जब्त व्यवस्था कहा जाता है, कहा जाता था, कहते हैं नहीं सॉरी, कहा जाता था पहले। ठीक है, यह व्यवस्था, ये कहते हैं, अभी भी तो कहा जाता है ना, तो अभी मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो कहा जाता था। कह रहा है यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। कह रहा है यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी जो है भूमि का निरीक्षण करते थे। और यह व्यवस्था उसी जगह पर ज़्यादा प्रचलित थी जहाँ पे मुगल प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, जो मुगल प्रशासन करने वाले जो अधिकारी थे, वो उस भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, उस भूमि का देख रेख कर सकते थे, जहाँ तक वो देख रेख कर सकते, निरीक्षण कर सकते, भूमि को माप सकते थे। तो उसी जगह पे यह व्यवस्था, जब्त व्यवस्था जो है लगाया गया था। सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे और सावधानी पूर्वक अच्छे से उनका हिसाब रख सकते थे, उनका ब्यौरा अच्छे से रख सकते थे। गुजरात, एक मिनट, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ऐसा निरीक्षण जो है ना, ये जो जब्त व्यवस्था लागू किया गया था ना, ये जो है आपका गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया। वो बहुत सारी कारण थे। पहले तो वो मतलब कि उस जगह का सावधानी पूर्वक हिसाब किताब नहीं रख सकते थे, वहाँ का वो दूर पड़ता था, उनके निरीक्षण में नहीं था। ठीक है ना, और कुछ भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, पहाड़ी इलाका, और भी मतलब कि कुछ भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं एक तरह से कहे तो, जिस वजह से गुजरात और बंगाल में ये लागू नहीं किया गया था। ठीक है ना, और जैसे 10 में से गुजरात और बंगाल में बाकी 8 जगह पे लागू किया गया था, 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कह रहा है कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे, कुछ क्षेत्रों में जो जमींदार हैं वे इतने शक्तिशाली थे, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों के जो जमींदार सब होते थे, ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा मुगल काल में। ठीक है ना, आप लोग 12 में और ज़्यादा जानिएगा इसके बारे में। जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो मुगल प्रशासकों द्वारा, मुगल प्रशासक जो थी शोषण अगर करते थे इनका, जमींदारों का, तो ये विद्रोह भी कर सकते थे। जमींदार इतने ताकतवर हो गए थे। कभी कभी वे एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। कभी कभी क्या होता था, एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर, दोनों मिलकर के, एक ही जाति के किसान और जमींदार होते थे, तो वो दोनों मिलकर के मुगल सत्ता के खिलाफ, ठीक है ना, विद्रोह कर देते थे, मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। जो मुगल
मुगल शासक होते थे उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। कह रहा है 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी है। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान लोगों ने मिल करके और जमींदारों ने विद्रोह किया, तो उन्होंने जो है ना मुगल साम्राज्य का अस्थायित्व को चुनौती दी है। एक तरह से तो मुगल साम्राज्य को हिला के रख दिया, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारी चुनौतियाँ दी मुगल साम्राज्य को। तो आज इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे जाना। अच्छा, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ज़रा से इनको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है इस चित्र में। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये हाँ ये रहा चित्र, आपका थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ। अब ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये है राजा, ठीक है, और ये है अधिकारी। और ये यहाँ पे अधिकारी जो है ये गरीब किसान है। ये गरीब किसान है। गरीब किसानों से ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, गरीब किसानों से मार मार करके इनसे धन पैसा कर ले रहे हैं। और फिर ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, राजा को दे रहे हैं अपना जो इनका वेतन होगा उतना रख करके, और फिर ये अधिकारी राजा को दे रहे हैं। ये है आपका राजा को दे रहे हैं, ये अधिकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा को दे रहे हैं। इस अगर चित्र को देखें तो काफ़ी जैसा भावनात्मक दृष्टि से देखिएगा तो सच में मतलब कि ये चित्र में भाव नज़र आता है एक तरह से, क्योंकि देखिए गरीब किसान को कितने अधिकारी जो है पीट पीट करके इनसे कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, और जो है फिर अपना वेतन के लिए रख करके और जो राजा है उनको दे रहे हैं। तो ऐसा ही होता था उस टाइम मुगल काल में। तो यहाँ लिखा भी गया है, शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे दिया गया है, जहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है कैसे भ्रष्टाचार होता है। तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और हाँ, कल जो आपका होगा, कल अकबरनामा और आईने मकबरी, ये वाला जो टॉपिक है अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी, ये वाला टॉपिक को कवर करेंगे। तो ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े कहीं भी।